नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ईरान के हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तेहरान स्थित अपने राजदूत को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि अपने देश गए ईरान के राजदूत भी अब पाकिस्तान लौट नहीं पाएंगे। पाकिस्तान ने मौजूदा और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच होने वाले सभी उच्च स्तरीय दौरों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरान की सरकार को पाकिस्तान के फैसले की जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान का हमला पाकिस्तान की संप्रभुता का अकारण और खुला उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इस अवैध कार्रवाई को पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अवैध कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार पाकिस्तान को है। इसके नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान की होगी। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरहे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में एक बीजेपी के नेता हैं। पिछले साल मणिपुर पुलिस के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद कुमार की संदिग्ध चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के सिलसिले में मणिपुर पुलिस ने बीते सोमवार को मुठभेड़ के बाद फिलिप खैखोलाल खोंगसाई और हेम खोलाल मटे को गिरफ्तार किया था। हेम खोलाल मटे बीजेपी नेता हैं। फिलहाल ये दोनों 9 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। हेम खोलाल मटे सत्तारूढ़ बीजेपी के टेंगनोपाल मंडल के कोषाध्यक्ष थे, जिन्हें पार्टी ने गिरफ्तार होने के बाद निकाल दिया है। मणिपुर प्रदेश बीजेपी ने मटे की प्राथमिक मेंबरशिप भी रद्द कर दी है। भारत के 2 शंकराचार्यों समेत कई विपक्षी नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा किए जाने की आलोचना की है। अब ऐसी आलोचनाओं पर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण याद करने की सलाह दी है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हिंदू धार्मिक विधियों में मंदिर पूरा होने के बाद ही भगवान विराजमान होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मंदिरों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इतने लंबे समय तक भगवान कहाँ रहे, तो गर्भगृह का निर्माण करने के बाद भगवान को विराजमान कर दिया जाता है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुए प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण पेश किया। हालांकि इससे पहले सत्यनिधि से बात करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमनाथ को लेकर कहा था कि सोमनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने जाकर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि 22 तारीख को जब वहां मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि अयोध्या के लिए और ट्रेनें वहां जा सकें। मंदिर के आयोजन में शामिल होने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि उनकी एक चिट्ठी आई थी और कहा था कि कोई निजी तौर पर आमंत्रित करने आएगा, पर वो तो कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, चिट्ठी में लिखा है कि बहुत वीआईपी और वीवीआईपी लोग आएंगे, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर एक ही व्यक्ति की अनुमति है। केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ जाऊं। मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा है कि हमें जाकर रामलला के दर्शन करने हैं। हम बाद में सपरिवार अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल के अलावा कांग्रेस, लालू यादव, शरद पवार ने भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कई अन्य भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर बुधवार को कई सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बुधवार को कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के कारण आप पार्टी ने धर्म की आड़ ले ली है। उन्हें आप सरकार पर दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान हिंदू मंदिरों, पुजारियों और संतों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनके कई नेता जेल में हैं, जो लोग कहते थे कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, आज वही अरविंद केजरीवाल और उनके लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। इन लोगों को ईडी ने 4 बार सामने आने के लिए कहा है। ये लोग समन पर जाते नहीं हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे की अयोग्यता वाली याचिका पर उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस दिया है। इनके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी नोटिस दिया गया है। बता दें, स्पीकर ने उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की अपील को खारिज कर दिया था। शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत शेत गोगावले द्वारा दायर एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। शिंदे खेमे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका तब दायर की जब हफ्ते भर पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे खेमे को बड़ा झटका दिया। उन्होंने शिंदे खेमे के साथ ही उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की याचिका को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा था कि मेरा मानना है कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंदी गुट उभरा तो शिंदे गुट ही असली राजनीतिक पार्टी थी। शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अपनी 2 दिवसीय केरल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने बुधवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने बूथ पर फोकस करें ताकि बीजेपी केरल जीत सके। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की लाइफलाइन करार दिया।
पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को अपने मोहल्ले में लोगों के बीच लेकर जाएं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे केरल के कार्यकर्ताओं की क्षमता पर भरोसा है। आपकी पिछली उपलब्धियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप केरल में लोगों के दिल जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको कोई दुविधा नहीं है, जो अंदर हैं वो बाहर हैं, घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते हैं वही पहनकर बाहर भी जाते हैं, मंचों पर भी जाते हैं, कहीं जाना हो देश और दुनिया में वही माला पहनेंगे। ऐसा थोड़ी ही है कि अलग अलग जगह जाकर अलग अलग बाना पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। ये कोई रंगमंच नहीं है। इसको कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने ये वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही पीएम मोदी के अलग अलग ड्रेसों में फोटो लगाए हैं और लिखा है, लगता है सब ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, क्या योगी जी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है, ये शायद अब तक का सबसे करारा हमला है श्री मोदी जी के पहनावे पर। हालांकि वीडियो काट के वायरल कराया जा रहा है। असली वीडियो में वो एक टीवी चैनल पर विपक्षी नेताओं के बारे में ये बात बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि घर में टीका लगाते हैं और बाहर निकलते ही टोपी पहनते हैं, हमारी तरह जय श्री राम बोलें। तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 75,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो एक रिकॉर्ड है। उनके तिमाही नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 से 10 रुपए की कमी कर सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर इस उद्योग से जुड़े हुए 3 लोगों के हवाले से दी है। पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अप्रैल 2022 से अपनी जगह टिकी हुई हैं, इसलिए अब इनके रेट फिर से तय किए जाएंगे। समझा जाता है कि कंपनियां शायद 10 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन लाभ उपभोक्ताओं को दे सकती हैं। ऐसा होने पर सरकार महंगाई पर काबू पा सकेगी। 2024 के आम चुनावों से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। इस समय महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से महंगाई और अन्य मुद्दे जोर नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को महंगाई का अंदाजा है। कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो लोकसभा चुनाव 2024 का अपना घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो आम लोगों के सुझाव के आधार पर बनाएगी। पार्टी ने बुधवार को इसके लिए एक ईमेल आईडी और वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। पार्टी ने इसके जरिए देश भर के आम लोगों से सुझाव मांगा है कि वो बताएं कि कांग्रेस को अपने चुनावी घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को शामिल करना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि वो आम आदमी के सुझाव के बाद ही अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि वो जगह श्री कृष्ण की है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर जरूर होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन मंदिरों का शहर है, लेकिन इस मंदिर का खास महत्व है क्योंकि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसे लेकर लोगों को थोड़ी आपत्ति है। इसका जिस तरह से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जगह है। वहाँ अभी भी मंदिर है और काफी सुंदर मंदिर है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बता दें, मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों में ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए यूपी में फिर पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन अब इस यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस यात्रा में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें ना बीजेपी वाले बुलाते हैं और ना ही कांग्रेस वाले। उनके बयान का साफ मतलब है कि कांग्रेस ने अभी तक सपा को यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया है। इसके ऊपर सपा ने चुनावी मौसम में अपनी खुद की यात्रा निकालने की बात कर दी है। पार्टी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। ये राज्य के अलग अलग इलाकों से निकलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताया गया कि नागालैंड के लोग अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे भाषण का नागा भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि ये वो भाषा है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे इसका सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं कर्नाटक, बंगाल या केरल जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस इस देश की सभी विभिन्न संस्कृतियों पर हमला कर रही है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी विवाह परंपराएं किसी और का मामला नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि भारत के प्रधानमंत्री 9 साल पहले नागालैंड के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और इसके बारे में कुछ नहीं किया। अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि आपके पास कोई समाधान है। केंद्र सरकार के विभाग संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोत्रा को सरकार द्वारा आवंटित बंगला तुरंत खाली करने के लिए कहा है। ये बंगला उन्हें एक सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था।
पिछले साल कैश फॉर क्वेरी घोटाले के कारण उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। अब सरकार ने उनसे आलीशान बंगला खाली करने के लिए कहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मोइत्रा को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग की एक टीम भेजी जाएगी कि संपत्ति जल्द से जल्द खाली हो जाए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोकसभा चुनावों को लेकर दावा किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। भगवंत मान का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का सिलसिला चल ही रहा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के लिए उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। हालांकि पहले भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर चुके हैं। 1 जनवरी को भी भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब से दिल्ली तक मां अपने बच्चों को छोटी सी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है। बुधवार तड़के हिंसा प्रभावित सीमावर्ती शहर मोरहे में एक भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान की हत्या कर दी गई। मोरहे में सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसी में पुलिस कमांडो हताहत हुए। पिछले 2.5 महीने में मेथी पुलिस अधिकारी की यह दूसरी हत्या है। रिपोर्ट के अनुसार शहर में तैनात मणिपुर पुलिस कमांडो से जुड़े एक IRB जवान डब्ल्यू सोमरजीत की सुबह हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार सोमरजीत उस समय कोंडोंग लैरेम्बी देवी मंदिर के पास एक IRB पोस्ट पर तैनात थे और हमलावरों ने उन पर ग्रेनेड से हमला किया। इसके बाद गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में घायल हुए एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। 12 साल में पहली बार एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन की दुनिया में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जितने भी फोन शिप किए गए उसका 5वां हिस्सा एप्पल आईफोन का था। सैमसंग का मार्केट शेयर 19.4% रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर शाओमी और चौथे नंबर पर ओप्पो रहा। कोरोना महामारी के बाद से स्मार्टफोन के बाजार में मंदी आई है। चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। इसके साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बीते साल ही दूसरे पायदान पर आ गया और भारत ने उसकी जगह ले ली। ये ट्रेंड अब भी बना हुआ है। चीन के डेटा के मुताबिक इसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, जो पिछले साल से लगभग 20 लाख कम है। वहीं भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में जन्म दर घट रही है और देश का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल कनाडा और भारत के बीच हुए राजनयिक विवाद के कारण कनाडा से भारतीय छात्रों को दिए जाने वाले परमिट में काफी कमी आई है। कनाडा के एक शीर्ष अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया है कि छात्रों को दिए जाने वाले स्टडी परमिट की संख्या में पिछले साल के अंत में तेजी से गिरावट आई। उनका कहना है कि भारत ने परमिट की प्रक्रिया में शामिल कनाडाई राजनयिकों को दोनों देशों के बीच पैदा हुए विवाद के चलते हटा दिया और इसके कारण इस संख्या में कमी आई है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना है कि भारतीय छात्रों को दिए जाने वाले स्टडी परमिट की संख्या जल्द बढ़ने की संभावना नहीं है। बता दें, जून में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनकी सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि कनाडाई नागरिक और खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अधिकारियों का हाथ है। इसके बाद अक्टूबर में कनाडा को भारत के कहने पर 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इजराइल को तभी मान्यता देंगे जब हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएं और एक ऐसा समझौता हो जिसमें फलस्तीन एक देश का दर्जा मिल जाए। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल में बात करते हुए प्रिंस फरहान बिन अब्दुल्ला ने कहा कि हम मानते हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए शांति भी शामिल है, लेकिन ये केवल तभी संभव हो सकता है जब फलस्तीनियों के लिए एक अलग फलस्तीन देश बनाया जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा, इस पर उन्होंने कहा, बिल्कुल। भारत के चेस खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आर प्रज्ञानंद ने एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद ने भारत के दिग्गज चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को चौथे राउंड में मात दे दी है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद से भी आगे निकल चुके हैं। इस इतिहास को लिखने के लिए प्रज्ञानंद को सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।